बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरीके से आपको लिखना होता है, आंसर शीट पे कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन पेपर जब आपका आता है तो देखिए क्वेश्चन पेपर यानी सवालनामे में कुल 19 सवालात और 15 छपे सफ़ात हैं। कुछ टीचर से जब मैंने पूछा पेपर्स चेक करने के दौरान कि आपको क्या लगा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने सवालनामे को गौर से नहीं देखा क्योंकि कुछ बच्चियां जो थीं उनके सफ़े कम थे। जैसे इन्होंने लिखा है कुल 19 सवाल हैं, ठीक है, और 15 सफ़े हैं। आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलता है अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर हिंसों में मतलब 2, 5, 6, 7, 8 जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है, अल्फाज में नहीं, हिंसों में। उसके बाद आप सेट ए है आपका, जैसे सेट ए है, आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले अपना खोलिए, देखिए एक पेज। कोई क्वेश्चन पेपर पड़ा है आपके पास? हाँ ये देखिए जैसे क्वेश्चन पेपर है, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूं, नजर आ रहा है बच्चों? देखिए जैसे ठीक है, जैसे बच्चों इसमें लिखा हुआ है इस सवालनामे में 19 सवालात और 11 सफ़े हैं, ये कह रहे हैं 15 सफ़े हैं। कोई बात नहीं, आप गिनिए जी। हाँ अलग जी, क्या चीज? अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके के वो होता है और अलग तरीके से उसके सफ़े होते हैं। किसी में 19 सवाल होते हैं, इंग्लिश में मान लीजिए 20 सवाल है, हिंदी में 21 सवाल है। हर सब्जेक्ट का पेपर अलग होता है। मैं आपको उर्दू के पेपर के बारे में बता रही हूँ कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया, मान लो ये पेपर हमारा आ गया, मान लो मैं हूं कौन, आप में से कोई बच्ची हूं मैं, मतलब आप ही में से कोई हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे हाथ में पेपर आया, जल्दी से मैंने यहाँ पे पहले अपना रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने गिनना शुरू किया, सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 2, 3, 4, 5, हालांकि ये खाली है, लेकिन आपको इसको भी गिनना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवाल। कितने? 11 सफ़े। और सवाल देखिए कितने, आखिरी सवाल है 14, हाँ 19वां सवाल का है 14, 5 इधर की वो में 14, कोई बात नहीं। फिर भी आप ये चेक कीजिए कि 19वां सवाल आपका इसमें है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि 19 सवालात हैं और 15 सफ़े हैं। आप गिन लीजिए, 19वां जो आखिरी आपका वो होगा क्वेश्चन, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मारूजी सवालात का होगा। इस तरीके से देखिए, ये देखिए नजर आ रहा है, ये देखिए किसी एक बूढ़े के माँ बाप, भाई बहन और दोस्त उससे क्या कहते थे, हाय बेटा वक्त गुजर गया, अब भी वक्त है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, वक्त सबसे बड़ी दौलत है। क्या कहते थे? वक्त सबसे बड़ी दौलत है। अब देखिए इसको टिक कर दीजिए, आंसर शीट पे आप डालिए सवाल नंबर जो भी 19, उसका थर्ड पार्ट और उसको टिक कर दीजिए, मतलब उसका डी पार्ट लिख दीजिए, डी, ठीक है।
मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इस शेर में रात भर क्या नहीं आती? नींद, खुशी, गम, हंसी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल छोटे से बच्चों का सवाल है। आपका जवाब क्या होगा? नींद, है ना। इसी तरीके से आप जवाब लिखेंगी। सवाल जवाब 19 और पार्ट चौथा या पांचवा, और पार्ट उसका जो भी सही हो, डी, ए, बी, सी, जो सही पार्ट हो वो आप इसमें लिखेंगी। तो मेरा मकसद आपको ये बताना था कि सबसे पहले जो आपको लिखना है और देखना है वो ये देखना है कि जब इन्होंने बताया है कुल सवाल जो है 19 है, 20 है, 21 है, 18 है, 16 है, 15 है, तो वो उतने सवाल आपके क्वेश्चन पेपर पे मौजूद हैं या नहीं। सवालनामा सब 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिन गिन के देखती जाइए कि 15 सफ़े उसके हैं या नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका क्वेश्चन पेपर जो है वो छपाई के वक्त पिन होना रह गया है। आपको पता है ना, पिन अप होते हैं ना पेजेस, है ना, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, सातवां, पिन होने से रह गया है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके सवाल कितने हैं क्वेश्चन पेपर में, और आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो पूरे हैं या नहीं, कि कितने सफ़े हैं, और रोल नंबर लिखना है। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अल्फाज में रोल नंबर लिखना है। जैसे आपका, कोई बच्ची अपना रोल नंबर बोले, कोई बच्ची रोल नंबर बोलिए अपना। बोलिए जी, बोलिए जी। एम होता है इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, एम, ओके, एम 38, पूरा बोलिए, 38, ओके, 33, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, वो तो 38 इस तरीके से लिखेंगे ना जी। अल्फाज में लिखना, अल्फाज में इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अल्फाज का मतलब होता है इसी तरह लिखना। ये देखिए, ये है ना हिंसों में, तो ये कर तो रही हूँ उर्दू में। हाँ 3, 8 अलग तरीका है। चलिए कोई बात नहीं, अगर इस तरीके नहीं, मतलब इस तरह बताया बच्चों को, बाकी बच्चों को किस तरह बताया है लोगों ने, बाकी टीचर्स ने आपको हिंसों में लिखना किस तरह बताया है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं, आप परेशान नहीं होइए, कोई बात नहीं। हाँ वो दीजिए, इसको बिठाइए, हाँ इरेज करिए। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जो बता रहे हैं मैं उस तरह भी बता देती हूँ आपको, लेकिन वैसे में हम इस तरीके से ही करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। 38, लेकिन 38 3, इनका कहना है एम, ऐसे, हाँ एम ऐसे कह रहे हैं आप, एम 38 3 8, सॉरी 3 8 और 3 और 5, 3 5, अच्छा बिल्कुल गलत तरीका, 3 8 3 5 3 2, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग कहती हैं इस तरीके से तो इस तरीके से सही,
गलत तरीका है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोगों की आसानी के लिए तरीका किया गया हो। 3 8 3 5 3 2, ठीक है। चलिए फिर आप इम्तिहान की तारीख लिखेंगी, कौन सी तारीख, और फिर दिन लिखेंगी, ठीक है। फिर इम्तिहान के दस्तखत जो भी इन्विजिलेटर होगा क्लास में वो दस्तखत करेंगे, यहाँ पर आपके दस्तखत नहीं होंगे। अब सवाल देखना शुरू करिए। देखिए सवाल नामा गौर से पढ़ना है। पहले से अपना रोल नंबर लिख लिया आपने, सवाल नामे को जांच लिया, पेज नंबर देख लिए कि हाँ इतने हैं, सवाल नंबर देख लिए इतने हैं। अब आपको क्या देखना है कि आपको A B C D और में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और अलग से दिए गए जवाबनामे में सही जवाब लिखना है। जैसे स्पेस दीजिए मुझे, स्पेस लिखना है मुझे। समझ में आ रहा है आप लोगों की? सबकी समझ में आ रहा है? अच्छे, कुछ भी पूछ सकती हैं, जो भी बीच में आप पूछना चाहें। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको समझ में आए, ना आए तो मुझसे पूछें, बिल्कुल ना घबराइए, 10 बार पूछ लीजिए जो पूछना है। देखिए हाँ बोलिए। नहीं, जो बच्चे ये गलती करते हैं सवाल उतारने की, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सवाल उतारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ लिखिए, देखिए ये जो आपके मारूजी सवालात आते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जिसमें से कोई एक जवाब देना होता है। देखिए 14वां सवाल, ये आपका, ये इधर पेज वो है, कोई और पेपर है आपके पास? ये देखिए खाली पेज है ना, कोई और पेपर दीजिए, अगर हो तो दे दीजिए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, मुझे उर्दू का ही चाहिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं सवाल उतारने की। क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? आपको क्या लग रहा है एग्जामिनर इतना बेवकूफ है, उसको भी पता ही नहीं कि कौन से सवाल का जवाब आप लिख रही हैं? आप सिर्फ लिखिए सवाल नंबर जवाब 19, जवाब 19 का कौन सा पार्ट आप कर रही हैं? पहले 19 का आपने करा दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट। देखिए ये हटा दीजिए, इसके रेस करिए। हाँ मुझे बताते जाइए। मैं अच्छा ठीक है, ये भी कर दीजिए। देखिए पूरा इरेज कर दीजिए। देखिए जवाब नंबर 19 का ये तीसरा पार्ट, देखिए आपने लिखा तीसरा पार्ट, ठीक है। अब बूढ़े के माँ बाप और बहन भाई क्या कहते थे? अब आप बताएंगी कि बूढ़े के बहन भाई और माँ बाप क्या कहते थे? वो कहते थे वक्त सबसे बड़ी दौलत है। अब आप सिर्फ जवाब लिखेंगी, सॉरी आप लिखेंगी थर्ड का डी पार्ट, थर्ड का डी। आप चाहें तो एक लाइन भी लिख सकती हैं, लेकिन आप लिखेंगी थर्ड का डी, ठीक है। फिर आप लिखेंगी फोर्थ का बी, फोर्थ का बी। 5, घरों पर बम गिरने से क्या होता है? रूहे तामीर जख्म खाती है, धरती की कोख बांझ होती है, अमने आलम का खून होता है, लोग जश्न मनाते हैं। धरती की कोख बांझ होती है, अमने आलम का खून भी होता है, पूरी दुनिया के लोग उसमें खून होता है। धरती की कोख तो बांझ होती है, लेकिन इसका जवाब होगा सी। आप देख रही हैं कितने अच्छे से जवाब जा रहा है आपका। फिर आपने देखा 5, फिर आपका आया छठा, मान लीजिए छठा। शेर मुकम्मल कीजिए।
इसलिए ए शरीफ इंसानों, बात होती रहे तो बेहतर है, बात चलती रहे तो बेहतर है, शमा जलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। कौन सा ठीक है? जंग टलती रहे तो बेहतर है। डी। अब आ जाइए पांचवा, ऐसा सुकून जिस पर तकरीर भी फिदा हो। इस मिसरे में कहा गया है कि खामोशी की जबान बड़ी ही कारगर और पुरअसर होती है। खामोशी तकरीर की तरह काम करती है। तकरीर बहरहाल खामोशी से बेहतर है। तकरीर और खामोशी की तासीर एक जैसी है। ऑप्शन ए। यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए, गुड। अब आप देख रही हैं कितने सलीके से आपका ये जवाब गया है। देखा आप लोगों ने है? क्या? हाँ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। कुछ वो आते रहते हैं ना, वो पूछ रहे हैं बच्चे, वो देखती हूँ क्या क्या कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रही हैं? हाँ, मैं पूछती। जवाब हमारा हाथ में जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए ना, एग्जामिनर को तो पता चल गया ना कि आपने तीसरे का डी जवाब दिया है, चौथे का बी दिया है, पांचवें का सी दिया है, छठे का डी दिया है। तो वाज़िह तरीकों से अल्फाजों में जवाब लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लिखना चाहे लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि लिखने से आपके दिल को तसल्ली मिल रही है और आपके पास टाइम है तो लिख दीजिए। बाकी एग्जामिनर बिल्कुल वैसा ही है जैसी मैं हूँ, ऐसे एग्जामिनर होते हैं। मैं भी पेपर चेक करने जाती हूँ सीबीएसई वगैरह के, इतना ही जवाब मांगती हूँ बस। आप समझ रही हैं मेरी बात इल्मा? समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन पेपर निकाल दीजिए। हाँ, अब ये मारूजी सवाल का देखिए, मैंने आपको हल करना बता दिया कैसे करते हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। आपके पास जितना वक्त है उसी में आपको मारूजी सवाल भी हल करने हैं। कॉपी में रोल नंबर के अलावा कुछ मत लिखिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप एग्जामिनर को कुछ मत लिखिए कि मेरी शादी होने वाली है, बराए मेहरबानी मुझे पास कर दीजिए। मेरी अम्मी बीमार थी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, बराए मेहरबानी पास कर दीजिए। मेरे अब्बा का कारोबार ठप हो गया, हम परेशान हो गए, इसलिए बराए मेहरबानी पास कर दीजिए। और कोई बच्चियां तो ये भी लिख देती हैं कि हमारी भैंस और गाय खो गई, हम उसी को ढूंढने में लगे रहे, बराए मेहरबानी हमें पास कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ बच्चों, प्लीज ये सब गलती ना करें। एग्जामिनर पढ़ता है, काट देता है, आप बड़ी से बड़ी परेशानी लिख दीजिए बच्चों, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है एग्जामिनर को जो आपने अपने पेपर में लिखा है। बहुत चीजें देखी हैं मैंने इस तरीके की, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है? इसलिए कभी भी ये गलती मत कीजिए, और एग्जामिनर गुस्से में नंबर भी काट लेते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अपने सवालनामे पे। 3 घंटे का पेपर है। अब आपका जो पहला सवाल है वो 6 नंबर का है, ठीक है? मंदरजा झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। नीचे लिखिए अशार की तशरीह कीजिए। एक हिस्सा नज्म का है, एक हिस्सा गजल का है। नहीं, ये भी नज्म का ही हिस्सा है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नज्म का कैसे करना है देखिए। देखिए अब मुझे बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन से हिस्से से लिया गया, कौन सी नज्म से है? वो ताइरे कोसार, लबे चश्मा कोसार, वो सर्द हवा करम कहर अब्रबार, नज्म कश्मीर, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये है नज्म कर। किसकी नज्म है वो? किसकी नज्म है? कोई बच्ची बताएगी? देखिए बताइए किसकी नज्म है, कौन शायर है? किताब है? किसकी नज्म है? चक बिसत नहीं, चक बस्त बच्चों, मैंने पढ़ाई है आपको, चक बस्त। तो हाँ, अब आप कैसे करेंगे? अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लिखना सीखिए। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पता है बच्चों, मुझे तो मालूम ही है ना किसकी है। 2 मिनट रुक जाइए।
तरीका देखिए, नोट कर लीजिए, तरीका नोट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से, वो ताहिर, पहला लफ्ज, बीमार आखिरी लफ्ज। अब देखिए, अब आप क्या करेंगी, वो ताहिर डॉट 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 बीमार। यानी इसका मतलब ये है कि आपने ये पूरी नज्म, इसको रब कीजिएगा, इसको कर दीजिए, हाँ बस इसको, बीमार मतलब वो गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ ये मैं भी करती जाऊंगी, इससे तो काफी सीख गई हूँ। पेन तो यही है, बीमार। अब क्या करेंगी, अब आप लिखेंगी ऊपर लिखे अशार या ऊपर लिखी नज्म या मंदरजा बाला। वो मंदरजा झैल कह रहे हैं, आप लिखिए मंदरजा बाला। झैल माने नीचे, बाला माने ऊपर। समझ रही मेरी बात? झैल माने नीचे, बाला माने ऊपर। आप लिखिए यानी ये वाले अशार, मंदरजा बाला अशार नज्म कश्मीर से लिए गए हैं। इस नज्म के शायर चकबस्त हैं। चकबस्त, चकबस्त रिपीट कीजिए, चकबस्त। चक जिसने चिकाबस्त कहा था वो रिपीट करे, चकबस्त। रिपीट कीजिए, चकबस्त, 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 चकबस्त। चकबस्त। इस नज्म के शायर चकबस्त हैं। बस अब ये पैरा हो गया। अब नेक्स्ट पैरे में लिखिए, शायर ने कश्मीर की खूबसूरती को बयान किया है। शायर ने कश्मीर की खूबसूरती को बयान किया है। और फिर आगे लिखिए, वो बताता है कि वो मतलब इतना खूबसूरत वहां से चश्मे निकलते हैं, हवा बड़ी ठंडी होती है और बड़ा अच्छा अब्र छाया हुआ होता है, बड़े खुश रंग मेवे होते हैं, सब्जा ही सब्जा होता है। ऐसे में अगर कोई बीमार कश्मीर में चला जाए, सदा का बीमार जो हो, बरसों का जो बीमार हो, तो वो सेहतयाब हो जाए। देखा आपने तशरीह का तरीका, देखा आपने। एक पैरे में आप लिखेंगी मंदरजा बाला अशार फला नज्म से लिए गए हैं, इस नज्म के शायर ये हैं। फिर नीचे दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगी। ऊपर इन शायर कहता है कि, या इस अशार में शायर कह रहा है कि। ठीक है, समझ में आई सबके? सबकी समझ में आई है? हाथ उठाइए, दूसरे और मदरसों को से पूछिए। जिनकी समझ में आ गई है सब हाथ उठा दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। हाथ उठा दीजिए जिनकी समझ में मेरी बात आ गई है। ठीक ठीक, शाबाश। अब देखिए, अब हम नीचे चलते हैं। ये भी वही बात है, जग देता है तुझको दुआएं, हम तेरा गुण किस तरह न गाएं। माता तू है हमारी माता, प्यारी माता। ये वो है हमारी उससे ली गई है, क्या नाम है, मैं भूल गई एकदम से। खैर, ये भी नज्म है। आप या जी, हिमालय, यस, हिमालय से ली गई है। हमें एकदम से दिमाग में आ रहा था हिमालय और एकदम। खैर, ये हिमालय नज्म से ली गई है। बिल्कुल ये भी उसी तरीके से होगा, या तो वो पोर्शन करेंगे आप या ये पोर्शन करेंगे, एक करेंगे। अगर आपने दोनों कर दिए तो भी आपके एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, वो पहले वाले को चेक करेगा, नीचे वाला काट देगा। टाइम वेस्ट क्यों करें? यही मैं असल चीज यही बताना चाहती हूँ। जितने अच्छा हम लोग जो पेपर्स चेक करते हैं, एग्जामिनर हैं सीबीएसई के और दूसरे एग्जामिनर, हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, बस नीचे वाला पूरा काट देते हैं। मैंने पेपर्स में देखा बच्चों ने
दोनों पोर्शन कर रखे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, हमने जितना पूछा उतना जवाब दे दीजिए बस, अपना वक्त जाया करेंगे। अब आप अगर या में भी अगर दोनों क्वेश्चन करेंगे तो दर्ज झैल इख्तिबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। ठीक है, सबक गुजरा हुआ जमाना किसका है? ये किसका है गुजरा हुआ जमाना? किसने लिखा है बताइए। नहीं नहीं, यही बताएंगे बच्चे। गुड, सर सैयद अहमद खां। अब आपका ये दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? 8 नंबर का है, समझ रही हैं आप? 8 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। हाँ हाँ, गुजरा हुआ जमाना, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अब आप क्या करेंगी? आपने पढ़ लिया, ये देखिए ये सारा है। अब इसके सवालात देखिए। अब पहला सवाल, ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है और किसने लिखा है? अब आप जवाब देंगी। इसका तरीका देखिए, क्या जवाब का तरीका है, वो खोल देंगे मुझे थोड़ा छोटा करके। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ऐसी बातें आपको बता रही हूँ बच्चों, बार बार रिपीट नहीं होंगी। बहुत कीमती बातें, लाखों मतलब करोड़ों बार भी अब अगर आप सुन लेंगे तो भी आपको वो चीज जो मैं बता रही हूँ आपको पता नहीं चलेगी, कुछ भी कर लें आप। इसलिए बहुत कीमती है, बहुत ध्यान से सुनिए। अब हमारा जवाब है, कौन सा सवाल था? जवाब है 2। नहीं, 2 किस तरह, ये देखना है ना मुझे, क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, छोटा कर दीजिए। हाँ, 2 इसी तरह लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखना है मुझे। ये इख्तिबास ए, हाँ ये थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता, आधा आधा हो जाए? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती। ये पहला है आपका, देखिए दूसरे का ए, हाँ ये ए, ये इख्तिबास। चलिए नीचे ही करते हैं ना जवाब, नीचे कर लेते हैं। हाँ ये ज्यादा इजी रहेगा। अब आपका है, लेकिन आपको पेपर में लिखना पड़ेगा जवाब नंबर, ये देखिए ऐसे करते हैं। चलिए हाँ देखिए, जवाब नंबर 2 ए। सवाल क्या है? सवाल उतारने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने कहा ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है? ये इख्तिबास सबक गुजरा हुआ जमाना से लिया गया है। और किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खां ने लिखा है। आप इस तरह भी लिख सकती हैं कि यह सबक सर सैयद अहमद खां का गुजरा हुआ जमाना है, ये भी लिख सकती हैं। देखा आपने, मैंने सवाल कहीं नहीं उतारा, सिर्फ जवाब नंबर 2 और ये। ठीक है, अब सबक गुजरा हुआ जमाना की जबान कैसी है? कैसी जबान है? देखिए इन्होंने बताया है आपको, देखिए इस मजमून की जबान आसान है, खुद ही बता रहे हैं इस मजमून की जबान आसान है। अब आप लिखिए सबक गुजरा हुआ जमाना की जबान कैसी है? बी। सबक गुजरा हुआ जमाना की जबान आसान है। आसान है। देखा, पैराग्राफ में जवाब मौजूद है। इस पैराग्राफ में किस माहौल की मौसर तस्वीर कशी की गई है? ठीक है, तस्वीर कशी की गई है। देखिए पैराग्राफ देखिए, पहले पैराग्राफ में बरसात की अंधेरी रात की मौसर तस्वीर कशी की गई है। मैंने कहा था जवाब पैराग्राफ में मौजूद है। अब आप यही लिखेंगी। आप क्या लिखेंगी? सी इस, सॉरी ये यहां लिखो सी। जवाब आपका है सी। इस पैराग्राफ में किसकी तस्वीर कशी की गई है?
बताइए। बरसात की अंधेरी रात। यस, वेरी गुड। बरसात की अंधेरी रात की तस्वीर कशी की गई है। ठीक है। अब आखिरी सबक में बूढ़े को किन दिनों का पछतावा है। अब फिर इसका जवाब पैराग्राफ में देखिए। सॉरी, वो अपनी पिछली जिंदगी यानी बचपन और जवानी के दिनों को याद कर रहा है, करके पछता रहा है। किन दिनों का पछतावा है? बचपन और जवानी के दिनों का। ठीक है। अब आपका या तो ये कीजिए या ये वाला कीजिए। द्राविड़ियों के उरूज का जमाना हिंदुस्तान, या तो वो कीजिए या ये कीजिए। लेकिन याद रखिए, सर सैयद अहमद खां का मैंने कई बार देखा है, बहुत आता है। इसलिए आसान जो आपको लगे वो कीजिए। ठीक है। सारे जवाब पैराग्राफ में मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ी सी अक्ल लगाने की जरूरत है। आपने देखा, सारे जवाब मैंने इसी में से दिए हैं ना, पैराग्राफ में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा छोटा कर दीजिए। कोई बात है, आराम से कीजिए। हाँ, नहीं हो गया ये तो, या तो ये करेंगे या द्रावड़ करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है ये यही करेंगे, क्योंकि द्रावड़ थोड़ा इनके लिए मुश्किल पड़ेगा। फिर भी आप चाहें तो द्रावड़ का आ रहा है तो वो कर लीजिए। गजल की तारीफ लिखकर किसी एक गजलगो शायर का नाम लिखिए। अब आपका जवाब है, सवाल नहीं, जवाब तीन। ठीक है। गजल की तारीफ, कोई बच्ची बताए मुझे गजल की तारीफ। बहुत आसान है, मैंने कई बार बताई है आपको। गजल की तारीफ बताइए, कौन बताएगा गजल की तारीफ। इसमें मत खोलिए, किताब बंद कर दीजिए। हाथ देखिए किसी का उठा है, बोलिए गजल की तारीफ। जी बोलिए, पैर नीचे कीजिए, क्लास की तरह बैठिए जैसे क्लास में बैठते हैं, प्रॉपर बैठिए, हाथ ऐसे रखिए। अब बताइए जी, शाबाश। अपने गजल से कहते हैं जो किसी से मोहब्बत की बात की जाए, हाँ, मोहब्बत की बात की जाए या दर्द भरी बात की जाए, अपने किसी मजनून या अपनी किसी से मोहब्बत की बात की जाए। और गजल उसे भी कहते हैं जो एक दूसरे से बैठकर बात की जाए। फिर भी कोशिश तो की बच्ची ने, लेकिन जवाब बहुत थोड़ा सा अलग करके हम इसको देखते हैं। गजल के, बहुत अच्छा, शाबाश। फिर भी बच्ची ने कोशिश की, मैं ताली बजाती हूँ इस बच्ची के लिए। मैं यही कहती हूँ, भले आए ना आए, लेकिन कोशिश जरूर करो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैं कहती हूँ हिम्मत औरता मदद खुदा। कोशिश तो करो, शाबाश। ठीक है, अब मैं आती हूँ जी, कोई और बच्ची बताएगी। लुग़वी माने, लुगत के माने हैं ये, लुगत में जो माने दिए गए हैं। आप कहेंगे गजल के लुग़वी माने महबूब से बातें करना, सही बताया है, हुस्न और इश्क की बात करना, क्योंकि आपने किताब में से देखा इसलिए मुझे पता है कि आपने ठीक बताया है। गजल के लुग़वी माने हैं महबूब से बातें करना, हुस्न और इश्क की बातें करना, जवानी का जिक्र करना। लेकिन गजल का आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है, गजल का कैनवस भी बड़ा होता जा रहा है। गजल में सियासी, समाजी, माशी, हमारे आपके सबके मसाइल आते जा रहे हैं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल, गुड। फिर अब आप लिखेंगी कि गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? नो, हुस्ने मतला होता है। अगर एक मतले के बाद दूसरा भी मतला हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं।
गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? किताब में नहीं है, मैंने समझाया था आपको। शाह बैत या बैतुल गजल? शाह बैत, आज मैं हिजाब में लगा, मैं परेशान हो गई। शाह कीजिएगा जरा जी। मैम सब कुछ अभी तक की तारीफ में करीब नहीं ना कि गजल में शेर को क्या कहते हैं, हाँ, शेर को क्या कहते हैं। बिल्कुल गजल की तारीफ में लिखना है। वैसे तो ये गजल की सूरत है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि अच्छा खासा 4 नंबर का आपका है, तो गजल की तारीफ में लिख दीजिए कि गजल के लुग़वी माने महबूब से बातें करना है, हुस्न और इश्क की बातें करना है, जवानी का जिक्र करना है। लेकिन और गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, सबसे अच्छे शेर को शाह बैत या बैतुल गजल कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। बस अब किसी अच्छे गजल को शायर का नाम लिख दीजिए, गालिब, मीर, मोमिन, जिसका आपको समझ में आए उसका नाम लिख दीजिए। किसी एक का नाम लिखना है ना, गालिब का लिख दीजिए, मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, कोई भी लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आप आइए या मसनवी की तारीफ लिखिए, अपनी किताब के एक मसनवी का उन्वान लिखिए। कोई बच्ची बताएगी मसनवी किसे कहते हैं? मैम जो 8 लाइन की होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मसनवी और नज्म बिल्कुल मिलती जुलती हैं। एक तवील नज्म जो किसी एक उन्वान पर लिखी जाती है उसे मसनवी कहते हैं। पहले जमाने में जब टाइम बहुत होता था तो जिन भूत परियों की कहानियों का जिक्र मसनवियों में किया जाता था, इसीलिए मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, सहरुल बयान आपके कोर्स में है ना? मसनवी की तारीफ भी होगी आपकी किताब में, है या नहीं है? लेकिन गजल की, मसनवी की, मरसिया की तारीफ जरूर आती है। मैंने बता तो दिया आपको। मसनवी की तारीफ किसी एक तवील नज्म को मसनवी कहते हैं जो किसी एक उन्वान पर लिखी जाती है। तवील नज्म जो किसी एक ही उन्वान, नज्म जैसी है बिल्कुल, लिखी जाती है, लिखी जाती है और इसमें जिन भूत परियों को भी शामिल कर लिया जाता है, इसलिए नज्म से अलग है। परियों का जिक्र भी होता है। मसनवी जैसे मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, ठीक है।